जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में हार्डली 15 दिन बाकी है। बाकी एडवांस के अटेम्प्ट में अभी क्लोज टू 2 महीने बाकी है। ऐसे टाइम में, ऐसे क्रूशियल टाइम में क्या-क्या बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमल आए, हम लोग अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। आज के सेशन में इसी सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि आप पहले अटेम्प्ट में क्या-क्या गलतियाँ किए थे? इस बात को एनालाइज़ करिए। जनवरी अटेम्प्ट में आपसे क्या-क्या मिस्टेक हुई थी, उसको एनालाइज़ करिए, उसको इम्प्रूव करना है। उस सब गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो क्या-क्या मिस्टेक आपने करे थे? एक बार बैठिए और सोचिए कि क्या-क्या मिस्टेक हुआ था? उसके प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक हुआ था? पेपर अटेम्प्टिंग में आपने क्या मिस्टेक किया था? वो भी रिपीट नहीं करना है। तो आपको खुद भी बहुत कुछ नज़र आएगा। जैसे कि एक बच्चे से मेरा बात हुआ जिसका परसेंटाइल 95 से 94 के बीच में है। उसका कहना था कि सर पेपर एनालिसिस सही से नहीं करते थे। पेपर अटेम्प्टिंग घर पे जो करते थे वो सही से नहीं कर रहे होते थे, जो भी प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होते थे। पूछे क्या कर रहे होते थे? कि सर घर पे ही पेपर देते थे, 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे में दे लिए। सोच रहे होते थे कि सर रिवीजन तो मेरा हो नहीं रखा है, बहुत कुछ भूल रहे हैं, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे फिर से पेपर देंगे, ठीक है? और उस चक्कर में पेपर का एनालिसिस भी वो बच्चा नहीं कर रहा होता था। तो ये गलती उसको सुधारना है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको ये जो रिवीजन वाली बात है ना कि बहुत सारा बात भूल रहे हैं, तो ये साइकिल चलता रहेगा। कोई 10 चैप्टर तुमको अच्छे से अभी याद है तो पीछे का 10 चैप्टर थोड़ा कम याद रहेगा, ठीक है? तो इस रिवीजन लूप में फंसे रहने के चक्कर में पेपर नहीं देने वाला काम तो नहीं करना। पेपर अटेम्प्टिंग बहुत ज़रूरी, ठीक है? और पेपर अटेम्प्टिंग के बाद अगर आप उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है, है ना? तो पेपर करके और पेपर का एनालिसिस करना है। अगर आप मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस कर रहे हैं तो आपको मेंस का पेपर मेजरली देना है। आप अगर एडवांस के लिए फोकस कर रहे हैं, मान लो कि परसेंटाइल आपका 99 परसेंटाइल एंड अबव है, तो आप एडवांस के लिए फोकस करेंगे तो एडवांस का मॉक देंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, है ना? ये बात तो सब में कॉमन है। लेटर से आप अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो आप मेंस का पेपर दे रहे होंगे, कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या-क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए? तो देखो वीक में अपने को बेयर मिनिमम 4 पेपर तो देना चाहिए, ठीक है? 4 पेपर देंगे, उससे ज़्यादा आप दे पाएँ, 5 पेपर दे पाएँ तो गुड इनफ है, 5 से 6 पेपर। तो बेयर मिनिमम 4 पेपर आपको देना चाहिए। और पेपर देने के प्रोसेस में क्या-क्या बातों का ध्यान, एक तो टाइमिंग पेपर का आपको 9 से 12 रखना चाहिए, है ना? 9 से 12 का टाइमिंग, ये वो टाइम है जिसमें आपका जनवरी अटेम्प्ट में पेपर हुआ, 9 से 12 में मॉर्निंग शिफ्ट, और इवनिंग शिफ्ट होता है 2 से 5 में। तो 9 से 12 में पेपर दीजिए और 2 से 5 में जो है उसको एनालाइज़ करिए। जो भी पेपर में गलतियाँ हुई हैं उसको देखिए। कैसे एनालिसिस करेंगे सर? तो एनालिसिस करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि आपसे जो पेपर में गलत हो गया और या फिर जो नहीं हुआ उसको आप रीअटेम्प्ट करिए, है ना? रीअटेम्प्ट करिए और रीअटेम्प्ट करने के बाद देखिए कि आपका कितना मार्क्स पेपर में कम था और यहाँ बढ़ गया। कितने सारे ऐसे सवाल हैं जो घर पे वापस से बन गए, और ये जो घर पे बना है, ऐसा क्यों हुआ कि पेपर में नहीं बना? तो आप जहाँ रीअटेम्प्ट करेंगे जिस कॉपी में, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसको रीअटेम्प्ट करने का ज़रूरत था, आप रीअटेम्प्ट किए हैं, तो ऐसे अटेम्प्टिंग के बाद इस जगह पे, इस साइड कहीं पे आप लिख लीजिए कि आपसे क्या मिस्टेक हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ था कि पेपर में अपने से वो सवाल नहीं बना, या गलत हो गया और घर पे बन गया, या क्या मिस्टेक हुआ था कि पेपर में नहीं बना और अभी भी घर पे भी नहीं बन रहा, क्या दिक्कत चल रहा था, सॉल्यूशन रेफर करके जो भी लर्निंग है, मिस्टेक और लर्निंग है ना, मिस्टेक एंड लर्निंग जो है आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। लेट अस से कि आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना लिखे, थोड़ा डिटेल में लिखे क्यों हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक। तो पावर लेना भूल गए तो लिख लो यहाँ पे कि पावर लेना भूल गए, है ना? अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, एक लाइन लिखने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही 7 नंबर सवाल था जिसमें कोई फॉर्मूला आप गलत लगा दिए, तो क्या फॉर्मूला था, सही फॉर्मूला लिख दो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी रीअटेम्प्ट किए हो इसको, है ना? यहाँ लिखो कि क्या गलती था या लर्निंग क्या था, है ना? फॉर्मूला गलत लगा दिए तो लिख दो, फॉर्मूला गलत लगा दिए, सही फॉर्मूला लिख लो इस जगह पे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एनालिसिस कॉपी मेंटेन करना चाहिए। और ये जो एनालिसिस कॉपी है जिस कॉपी में आप ये सब कर रहे हैं, एनालिसिस कॉपी को जो है आपको डेली ही विजिट करना चाहिए। डेली ही आपको 5-6 पेपर, 7 पेपर जितना आप देंगे उस सबको देखना चाहिए। अपना नेचर ऑफ मिस्टेक जो आप यहाँ पे लिखे होंगे, इस जगह पे जो नेचर ऑफ मिस्टेक लिखे होंगे, वो सारे मिस्टेक आप रिविजिट कर रहे होंगे और डेली बेसिस पे रिविजिट कर रहे होंगे। ऐसे में होगा क्या कि आपका जो गलती है वो मिनिमाइज़ होगा। आपको अपना मिस्टेक याद रहेगा, किस तरीके का मिस्टेक मेरे से होता है। जैसे ही वो पेपर में उस तरीके का कुछ भी आएगा, पता है कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक होता है, पता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, जैसे ही कैलकुलेशन कुछ आया, आपका दिमाग थोड़ा स्लो होगा क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे मेरे से गलती होता है। पता होने के लिए आपको एनालाइज करना जरूरी है, पेपर को, एनालिसिस कॉपी को बार बार देखना जरूरी है, ठीक है? तो इस बात पे ध्यान देंगे। जैसे ही वैसा कुछ आएगा पेपर में तो आपका दिमाग स्लो होगा, अगर आपको ये सब बातें पता होंगी, अपना मिस्टेक्स पता होगा। तो अपना मिस्टेक पता होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पेपर दें, ठीक है? और ये पेपर अटेम्प्टिंग मेंस के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है। तो आप पेपर दे रहे होंगे, वीक में मिनिमम 4 पेपर। उसके अलावा पेपर देने का और भी एडवांटेज है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि सर हमारा रिवीजन जो है पूरा हुआ नहीं है,
हमें जो है चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, बहुत सारी बातें, कुछ ना कुछ भूल रहे हैं, तो क्या करें सर? रिवीजन ही फुल फ्लेज करते हैं, लास्ट में 1-2 पेपर दे लेंगे, 4-5 पेपर दे लेंगे। तो देखो, इस तरीके से बेटर एक तरीका है कि आप पेपर तो दीजिए। क्या होता है कि एक पेपर में आपके पास लगभग-लगभग सारे चैप्टर्स, लगभग-लगभग सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल हैं। आप एक दिन बैठेंगे 3 घंटे में, आप सोचिए 3 घंटे में आप कितना चैप्टर रिवाइज़ कर पाएँगे इन डेप्थ? थ्योरी रिवाइज़ करेंगे, क्वेश्चंस रिवाइज़ करेंगे, 3 घंटा बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता नहीं है। लेकिन उसी 3 घंटे में आप एक पेपर से लगभग-लगभग सारा सिलेबस को टच कर लेते हैं। सब तरीके का पोर्शन आप टच कर लेते हैं। तो आपको पेपर इसलिए भी देना है कि आपको अपना गलती आइडेंटिफाई करना है, पहली बात। उसके अलावा जो है, आपको जो है पेपर देके लगभग-लगभग सब चैप्टर को आप टच में ले आते हैं। सब चैप्टर को एक ना एक बार तो टच कर रहे होते हैं, है ना? लगभग-लगभग सारे सवाल, सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल होता है। तो इस प्रोसेस में आप सारे चैप्टर को टच कर पा रहे हैं और आपका जो वीक एरिया है, आप वो वीक एरिया भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो 9 से 12 में आप एक पेपर दिए, उसके बाद फिर 12 से 2 रेस्ट कर लिए या 1 घंटे रेस्ट कर लिए। उसके बाद फिर जो 2 से लेके 5 का टाइम है, ये एक टाइम है जिसमें पेपर होता है, तो आप एक्टिव होकर यहाँ पेपर देंगे ताकि बॉडी क्लॉक आपका एडजस्टेड हो और आप फाइनल पेपर में भी इसी टाइम में परफॉर्म कर पाएँ। और 2 से 5 में पेपर होता है ना? तो यहाँ पे भी आप बढ़िया कर पाएँ। तो 2 से 5 के टाइमिंग में आपको पेपर को क्या करना है, एनालाइज़ करना है ना? तो जो गलती आपसे हुई है उस सबको देखेंगे, है ना? मार्क करेंगे एनालिसिस कॉपी में। उसके अलावा आपको रिवाइज़ करना है वो पोर्शन जो आपका पेपर में गलत हुआ। आपका कोई सवाल पेपर में गलत हुआ है, लेट अस से जिस भी वजह से गलत हुआ, आपको अगर उस चैप्टर का कहीं पे रिवीजन का ज़रूरत है, तो उस चैप्टर के उस स्पेसिफिक पोर्शन का आप रिवीजन करेंगे, है ना? मतलब सेलेक्टिव रिवीजन आप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपका दिमाग वीक पड़ रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, जो भी ऐसा बात हो रहा है, आपको पेपर रियलाइज़ करवाएगा कि आपका गलती कहाँ कहाँ हो रहा है। उस स्पेसिफिक पोर्शन को टारगेटेड रिवीजन में आप पुट करेंगे। इंस्टेड कि पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, आप टारगेटेड रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो 2 से 5 में एनालिसिस एंड टारगेटेड रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ करेंगे तो इस तरीके से आपका हर पेपर बाय पेपर जो जो गलती होगा आप एनालाइज करके रख रहे हैं, एनालिसिस कॉपी डेली बेसिस पे देखेंगे, गलती इंप्रूव होगा। उसके अलावा जो बात आप भूल गए, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आप वीक रह रहे हैं, उस पोर्शन को, स्पेसिफिक पोर्शन को आप रिवाइज करेंगे। उस स्पेसिफिक पोर्शन के कुछ पीवाईक्यू देख लिए, क्लास नोट रिवाइज कर लिए, पूरा चैप्टर नहीं, टारगेटेड पोर्शन जो आप भूल रहे हैं या जहाँ पे आपसे गलती हो रही है, ये सब काम आप एनालिसिस के साथ साथ, रीअटेम्प्टिंग के साथ साथ 2 से 5, हो सकता है 2 से 6 तक भी टाइम आपको लग जाए, है ना? 3 से 4 घंटे डिपेंडिंग कितना गलत हुआ है। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद फिर ये 2 स्लॉट में आपका दिमाग एक्टिव, क्योंकि पेपर का टाइमिंग ये सब टाइम में होता है। 6 बजे से अगला स्लॉट 6 बजे से 9 बजे का रख सकते हैं। 6 से 9 के स्लॉट में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो टारगेटेड रिवीजन जो कर रहे थे, है ना? पेपर में जो-जो गलती हुई, टारगेटेड रिवीजन वाले चैप्टर्स को थोड़ा और इन डेप्थ में देख सकते हैं, है ना? ये कर सकते हैं। या फिर इसके साथ-साथ में आप पीवाईक्यू के जो सवाल हैं, आप उस सब सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेंस का सवाल आपका बाकी है किसी चैप्टर का, आपको कोई चैप्टर वीक लग रहा है, तो उसका मेंस का सेलेक्टिव सवाल, कुछ अमाउंट ऑफ सवाल जो बाकी है, उस सबको निपटा लिए, है ना? तो सेलेक्टिव सवाल कर सकते हैं। तो 6 से 9 के टाइमिंग में आप जो आपका पोर्शन वीक था उसको रिवाइज कर सकते हैं, केमिस्ट्री पे टाइम दे सकते हैं, मेंस का पीवाईक्यू कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग और वहाँ पे आप कर सकते हैं, टारगेटेड क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, या आपका किसी चैप्टर में पेंडिंग रह गया था उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो पेपर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है? आप अगर मेंस टारगेट कर रहे हैं तो भी, एडवांस टारगेट कर रहे हैं तो भी, ठीक है? तो ये अपना दिन का रूटीन देखो। तो 9 से 12 में आप दिए एक पेपर, फिर 2 से लेके 5 में उसको एनालाइज़ किए, वीक एरियाज़ पे फोकस किए, एनालिसिस कॉपी रेडी किए। उसके बाद फिर जो है 6 से लेके 9 में एक स्लॉट होना चाहिए आपके पढ़ने का, इसमें भी आप टारगेटेड रिवीजन कर सकते हैं या क्वेश्चन और सॉल्विंग कर सकते हैं, पीवाईक्यू के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, है ना? जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के। और फिर 1 घंटे का टाइम हो गया, 10 से लेके 11 के आसपास का टाइम। इस 1 घंटे में भी कुछ पोर्शन रिवाइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट नोट रिवाइज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये आपका एक प्रकार से सेल्फ स्टडी का टाइम हो गया, ये पेपर और पेपर के एनालिसिस का टाइम हो गया। तो वीक में 4 दिन बेयर मिनिमम आपको पेपर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर मेरा परसेंटाइल जिस तरीके से आया है उस हिसाब से हमको एडवांस पे अभी से फोकस करना चाहिए, या फिर जो है मेंस पहले दे ले और एडवांस पे बाद में फोकस करें। तो देखो, जिसका परसेंटाइल 99 से अबव है ना? उसको तो श्योर शॉट है कि उसको जो है एडवांस पे ही फोकस करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एडवांस में, जो सारी बातें बताएं, पेपर आपको फुल फ्लेज एडवांस का ही देना चाहिए, है ना? देखो, 2 से लेके 5 और 9 से लेके 12, 9 से 12 में एक पेपर हो रहा होता है, और 2 से 5 लगभग 2 घंटे के गैप के बाद जो है एक और एडवांस का पेपर हो रहा होगा। 2 पेपर आपको देना रहेगा और इस दोनों पेपर में आपका दिमाग सुपर एक्टिव रहे, है ना? ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो इवन मेंस के पेपर की भी बात करें तो
9 से 12, 2 से 5 का टाइमिंग है और एडवांस का पेपर भी 10 से आई थिंक 1 है और फिर 3 से ऐसे करके 3-3 घंटे का 2 स्लॉट है, बीच में 2 घंटे के आसपास का गैप है, इस तरीके का कुछ है। तो इस 2 स्लॉट में आपका दिमाग सुपर एक्टिव रहे, तो आपको अपना बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से एडजस्ट करना चालू कर देना चाहिए। 99 परसेंटाइल अबव हो या ना हो, पढ़ने का टाइमिंग तो आपको इस तरीके से रखना चाहिए और पेपर अटेम्प्टिंग का टाइमिंग इसमें रखना चाहिए। आपको टाइमली उठ जाना चाहिए। सुबह 6 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक आप उठ गए। क्या होता है कि आप जब उठते हैं, उठने के तुरंत बाद दिमाग एक्टिव स्टेट में जाता नहीं है, थोड़ा खोया-खोया सा रहता है। आपका दिमाग सुपर एक्टिव रहे 9 से 12 के टाइम में और 2 से 5 के टाइम में, है ना? सवेरे उठेंगे, कितनी बार होता है कि आपका जो सेंटर है, वो सेंटर जो है घर के जस्ट बगल में नहीं है कि तुरंत पहुँचे, है ना? तो पेपर वाले दिन भी हो सकता है कि आप उठने के बाद आपको कम्यूट करना पड़े सेंटर तक जाने में, है ना? ट्रैफिक जाम से पास होना पड़े, ये सारा कुछ देखना पड़े। तो उसके लिए आपको थोड़ा रेडी रहना चाहिए, आपको थोड़ा सवेरे उठना चाहिए, ठीक है? उसी हिसाब से सोने का भी टाइमिंग आपको, सवेरे उठेंगे तो सोने का टाइमिंग भी उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रात के आप 11 बजे तक सो गए, सुबह 6 बजे तक उठ गए, ठीक है? और उसी हिसाब से आपको अपना ये टाइमिंग, ये स्लॉट्स आपको सुपर एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है? तो 99 परसेंटाइल से अब आते हैं, 99 परसेंटाइल से अबव अगर मार्क्स आया है तो आपको एडवांस का पेपर देना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए और जो जो बातें इससे पहले बताए हैं, 9 से 12 का स्लॉट, 2 से 5 का, 6 से 9 वाला स्लॉट और फिर जो है आपको 10 से लेके 11 का एक स्लॉट, ये सब स्लॉट में पढ़ाई करना चाहिए। 9 से 12 में आपको एडवांस का एक पेपर देना चाहिए और उसके अलावा 2 से 5 में आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसका जो वीक एरियाज़ आपका है उसके सॉल्यूशन से सीखना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो वीक एरियाज़ आपका है उसके चैप्टर्स को रिविजिट करना चाहिए, उसके पीवाईक्यू को रिविजिट करना चाहिए। उसके अलावा जो है 6 से लेके 9 के टाइम में आप जो है पीवाईक्यू के सवाल करेंगे, एडवांस के पीवाईक्यू के सवाल, जिस भी पोर्शन को आपको रिवाइज करने की जरूरत लग रहा है उसका पीवाईक्यू का सवाल करेंगे, पेंडिंग है पीवाईक्यू का सवाल करेंगे, बट पेपर जरूर देंगे, है ना? ये नहीं कि पूरा रिवीजन करने के चक्कर में, पीवाईक्यू करने के चक्कर में आप जो है पेपर नहीं दे रहे, ये गलती नहीं करेंगे। आप पेपर दे रहे होंगे, वीक में एटलीस्ट 4 पेपर तो दे ही रहे होंगे, ठीक है? और उसका एनालिसिस, ये सारा कुछ आप कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे एनालिसिस कॉपी भी देख रहे होंगे, ठीक है? तो 99 परसेंटाइल से अबव है तो आपको पीवाईक्यू अटेम्प्टिंग, है ना, पीवाईक्यू एडवांस का पीवाईक्यू अटेम्प्टिंग करना चाहिए, है ना? और उसके अलावा जो है ये टाइमिंग जो है 9 से 12 के स्लॉट में आपको जो है एडवांस का मॉक देना चाहिए, उसका एनालिसिस एंड ऑल ये सब करते रहना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं जिनका लेटर से 99 एंड 98 के बीच में परसेंटाइल है। तो देखो, एडवांस में तो फोकस करना है, लेकिन साथ में मेंस का जो अभी जो अटेम्प्ट आने वाला है प्री अटेम्प्ट, उस पर भी अपने को फोकस करना है, मेंस का पेपर भी देना है, कहीं ना कहीं चेस करके 99 क्रॉस करने का एम भी है हमारा। तो अप्रोच जो है पेपर अटेम्प्टिंग कैसे है, देखो, पेपर अटेम्प्टिंग एनालिसिस ही और किस टाइम में सोना उठना चाहिए, ये तो सबके लिए एक प्रकार से कॉमन है। क्या पेपर देना चाहिए उसकी बात करें तो आप अगर लेटर से वीक में 5 पेपर देते हैं, है ना, 5 पेपर देते हैं तो आप मिक्स रख सकते हैं। आप जो है 3 मेंस का पेपर दे सकते हैं और 2 एडवांस का पेपर दे सकते हैं, ठीक है? 3 मेंस का, 2 एडवांस का पेपर दे सकते हैं। लेटर से आपका स्कोर जो है 99 के क्लोज है, 98.6, 98.7 काइंड ऑफ है। तो आपका पेपर अटेम्प्टिंग मिक्स में जो है 3 आप एडवांस का पेपर दे लिए और 2 मेंस का पेपर दे लिए। वही अगर 98 के ज़्यादा क्लोज है, 98.2, 98.3 काइंड ऑफ है, तो आप बेटर करिए, 3 जो है आप मेंस का पेपर दे लिए और जो है 2 एडवांस का पेपर दे लिए। तो मिक्स इस तरीके का आपको रखना चाहिए। और पीवाईक्यू जो है आपका, और सीक्वेंस ऑफ पीवाईक्यू, अगर आपका पीवाईक्यू जो है मेंस का बाकी है किसी चैप्टर का या कहीं पे वीक रह गया तो मेंस का पीवाईक्यू फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके अलावा जो है उसके बाद फिर अगर ये सब हो रखा है तो इसका रिवीजन आप कर रहे होंगे। और एडवांस का सिंगल करेक्ट जो है सवाल, उसको आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में, खास करके केमिस्ट्री में मिक्स सवाल आया हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में कर सकते हैं आप जो है सिंगल करेक्ट सवाल। अगर आपका पीवाईक्यू मेंस का सवाल और उसका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, इसका अटेम्प्टिंग हो रखा है पहले से और रिवीजन आप कर रहे हैं, तो एडवांस का सिंगल करेक्ट सवाल आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है? बाकी पेपर अटेम्प्टिंग, एनालिसिस, सुबह उठना, 2 से 5 का स्लॉट एंड 9 से 12 का स्लॉट में पेपर देने वाली बात, 9 से 12 में स्लॉट एंड 2 से 5 में उसका एनालिसिस, टारगेटेड रिवीजन, ये सब तो कॉमन है, ठीक है? लेटर से किसी का परसेंटाइल जो है 97 एंड 98 के बीच में है, ठीक है? तो इनको भी पेपर जो देना चाहिए, 5 से 6 पेपर में से आप जो है 4 पेपर मेंस का दे लिए और 1 पेपर एडवांस का दे लिए, ठीक है? ये कर सकते हैं, इस तरीके का अप्रोच रख सकते हैं। और इसमें भी फिर से वही बात है, मेंस का पीवाईक्यू अगर आपका हो रखा है, गुड इनफ है, उसका रिवीजन करेंगे, और नहीं हुआ है तो प्रायोरिटी फर्स्ट होना चाहिए मेंस का पीवाईक्यू। और उसके अलावा आप जो है यहाँ पे भी पीवाईक्यू एडवांस का अगर आप कर रहे हैं तो सिंगल करेक्ट सवाल करिए, सिंगल करेक्ट सवाल कर सकते हैं, ठीक है?
उसमें भी आप केमिस्ट्री का सिंगल करेक्ट सवाल पे टारगेट कर सकते हैं, है ना? बाकी फिजिक्स और मैथ में आप जो है मेंस का पीवाईक्यू जो है, मेंस का पीवाईक्यू, इसको आप रिपीट रिवीजन ये सब काम कर सकते हैं। जिनका लेटेस्ट से इसके अलावा परसेंटाइल आया है, तो आपको अभी मेंस पे ही फोकस करना चाहिए, फुल फ्लेज मेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? अब मेंस पे फोकस करने का क्या है, तो पेपर्स आपको मेंस का देना चाहिए। अगर वीक में आप 5 पेपर दे रहे हैं तो पाँचों आपका मेंस का ही पेपर हो, है ना? जनवरी अटेम्प्ट में जो जो गलती आपसे हुई है वो सब रिपीट ना हो, है ना? तो आप पाँचों का पाँचों पेपर दे रहे होंगे, 9 से 12 में आप पेपर दे रहे होंगे, 2 से 5 में उसका एनालिसिस टारगेटेड रिवीजन कर रहे होंगे, है ना? उसके अलावा जो है मेंस का पीवाईक्यू अटेम्प्टिंग कहीं ना कहीं बाकी रहा होगा, कुछ ना कुछ वीक रह गया होगा, उस सब पोर्शन को स्ट्रेंथन कर रहे होंगे, ये सब कुछ कर रहे होंगे, पेपर लेकिन दे ही रहे होंगे, ठीक है? सोने उठने का टाइम सही रखना, ये सब तो ठीक है। तो मेंस पे अपना उसके अलावा सबका मेंस पे ही टारगेट होना चाहिए, ठीक है? तो ये अपना अप्रोच होना चाहिए जेई मेंस अटेम्प्ट अभी जो आने वाला उसमें बढ़िया करने के लिए, और एडवांस जो अभी आने वाला है 2 महीने में एडवांस है उसमें भी बढ़िया करने के लिए, ठीक है? इस सब बातों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग, उसके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग आपको कैसे करना चाहिए? कोई भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, टाइम बाउंड सॉल्व करिए, ठीक है? टाइम बाउंड करके सॉल्व करिए। पेपर का अटेम्प्टिंग कर रहे हैं 3 घंटा, तो राउंड्स में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले राउंड में आपको इजी इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए। जो सवाल कैलकुलेटिव है आपका टाइम इन्वॉल्व करेंगे, इजी सवाल हो टफ सवाल हो आपको 4 मार्क्स ही देना है ना? एक फिक्स मार्क्स है जो कि इजी हो या टफ हो, करेक्ट होगा तो उतना ही मार्क्स देगा, टफ सवाल ज़्यादा दे देगा ऐसा तो है नहीं। तो आपको राउंड 1 में आसान सवाल को टारगेट करना चाहिए। सवाल को पढ़ने में, मीन्स के सवाल की बात करें, सवाल को पढ़ने में 20 सेकंड के आसपास लगा, ठीक है? 20 सेकंड के अराउंड सवाल को पढ़ने में लगा। उसके बाद आप फिगर आउट करेंगे पढ़ के कि आपको ये सवाल अभी करना है कि नहीं करना है। अगर मेंस के सवालों में आपको शुरुआत से एंड तक क्या क्या अप्रोच लेना चाहिए वो क्लिक कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्या लगेगा, क्या करने से आंसर आ जाएगा, ये अगर आपको क्लिक कर रहा है मेंस के सवालों में, तो आप उस सवाल को बोलेंगे अपने लिए आसान सवाल, और उसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो, आसान सवाल उसको बोलेंगे। फर्स्ट राउंड में आप अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन पर एक आप 3-4 सेकंड में प्रोसेस कर पाएंगे पढ़ने के बाद, और आपको अटेम्प्ट करना नहीं करना ये सोच के अटेम्प्ट करेंगे इंस्टेंट, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू कर जाएंगे। ऐसे करके आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों सेक्शन के आसान सवालों को टारगेट करके निपटा लेना चाहिए पहले राउंड में। लेटेस्ट से आपको ये सब करने में टाइम लग गया लगभग 1 घंटा, 1 घंटा से सवा घंटा के आसपास आपको टाइम लग गया ये सब करने में। आसान आसान सारे सवाल आप कर गए। अब जब ये हो चुका है तो अब आप आएंगे जो रिलेटिवली डुएबल सवाल है ना? क्योंकि आप ऑलरेडी एक राउंड आसान आसान सारे सवाल पढ़ चुके हैं। रिलेटिवली डुएबल सवाल सब जो है वो भी पढ़ चुके हैं। अब उसको टारगेट करेंगे। जो सबसे टफ सवाल लग रहा था उसको अभी आप छुएंगे नहीं, है ना? तो रिलेटिवली डुअल सवाल सेकंड राउंड में आप कर रहे होंगे, और उसको उसका जो है आंसर फिल करके आप आगे बढ़ रहे होंगे। और टाइम अगर परमिट करता है तो रिलेटिवली जो सबसे टफ सवाल था उसको उसके बाद हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर आपका सबसे अच्छे से किया हुआ था घर पे, जो चैप्टर आपका सबसे अच्छे से किया हुआ था उसी का सबसे टफ सवाल आ गया, है ना? और जो चैप्टर आपने और जो चैप्टर आपको टफ लगता था उसका रिलेटिवली आसान सवाल आया है ना? तो कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, सारा ही चैप्टर आपको बेसिक थ्योरी तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, ठीक है? तो सारे चैप्टर का बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए ताकि उसका कुछ सवाल अगर आसान सा आ जाता है तो हम लोग कर जाएं। जैसे रोटेशन चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारा आसान सवाल आया हुआ था, ठीक है? जनवरी अटेम्प्ट में, और कुछ टफ सवाल भी आए हुए थे। तो कम से कम अगर रोटेशन लेटर से किसी का वीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक आइडिया है वो भी है, तो आप सवाल को कर पाएंगे, 4 मार्क्स इंश्योर कर पाएंगे, है कि नहीं? तो ये अपने को सोच के चलना चाहिए। और पेपर अटेम्प्टिंग के समय ये साइकोलॉजी लेके नहीं चलना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अपने को टारगेट करना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट करने का एम ना लेके आपको आसान क्वेश्चन पहले करना है और रिलेटिवली टफ क्वेश्चन जो है उसके बाद करना है, 2 राउंड में करना है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो लेटेस्ट से मॉक में आप जो है 50-55 सवाल टारगेट कर रहे होते थे, ठीक है? 50-55 60-65 इस तरीके से सवाल लेटेस्ट से टारगेट कर रहे होते थे अटेम्प्टिंग का। अब आपके शिफ्ट में पेपर टफ आ गया, है ना? तो टफ आ गया, अब ज़्यादा सवाल हो सकता है ना बने, कम सवाल बने, तो आप पैनिक मोड में जा सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ सवाल टारगेट करके चल रहे हैं तो पैनिक मोड में जा सकते हैं, ठीक है? और अगर पैनिक मोड में चले गए उस 3 घंटे में, दिमाग को शांत करना अपने आप में बड़ा टफ हो जाता है और पेपर बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करके अटेम्प्टिंग का ना रखिए कि इतना इतना सवाल हमको अटेम्प्ट करना है हर सेक्शन से। बेटर है आप आसान सवाल एंड रिलेटिवली टफ सवाल को करने का टारगेट करेंगे, आसान सवाल फर्स्ट राउंड में, एंड उससे रिलेटिवली जो डुएबल सवाल है सेकंड राउंड में आके करेंगे। तो 2 से 3 राउंड में अटेम्प्टिंग करने का टारगेट लेना है ना? पेपर में अगर आपसे सवाल कम बन रहे हैं, है ना, लेटर से, तो आप ये मान के चलेंगे, अपने आप को बोलेंगे कि हम 2 साल तैयारी किए हैं बढ़िया से, हमको टफ लग रहा है तो सबको टफ लग रहा है, ये पेपर का कट ऑफ रिलेटिवली कम जाएगा, है ना?
ये बात खुद को बोलना पड़ेगा, दिमाग को शांत रखना पड़ेगा पेपर में। मान लो आप किसी भी वजह से आपका पैनिक मोड ऑन हो जाता है, आप घबराने लगते हैं, तो थोड़ी देर पेन डाउन करो। पेन डाउन करके लंबा सांस खींचो, है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होता है, 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए पेपर में, है ना। दिमाग शांत रहेगा तो आने वाले सवाल आप बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने को पेपर में क्या सवाल छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए, है ना। कौन से सवाल टफ हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये फिगर आउट करने का हैबिट कैसे लगेगा, एक बार में तो लग नहीं जाएगा, पेपर अटेम्प्टिंग से लगेगा। तो पेपर अटेम्प्टिंग आपको बहुत तरीके से फ़ायदा करता है। तो अभी जो बात कर रहे हैं, पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो पेपर अटेम्प्टिंग जो घर पे कर रहे होंगे उसमें भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप राउंड 1 में पेपर अटेम्प्ट करेंगे आसान आसान सवाल, एंड राउंड 2 में रिलेटिवली डुएबल सवाल, राउंड 3 में जो सुपर टफ लग रहे थे आपको उसको अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा तो कर रहे होंगे अटेम्प्ट, है ना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। तो घर पे जब आप पेपर देंगे इस सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जाके फाइनल पेपर में भी ये सब बातें ध्यान में रह पाएंगी, है ना। तो नंबर ऑफ सवाल टारगेट करने की जगह पे आप आसान एंड रिलेटिवली डुएबल सवाल 1 राउंड 2 राउंड में करने का टारगेट रखेंगे। अब सर पेपर में कौन से सवाल ड्रॉप करने हैं, घर पे भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोचिंग सेंटर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सब बात का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे सवाल जो आपको तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है, सोचने पे इस एंड से उस एंड तक आपको शुरुआत से एंड तक क्या स्टेप्स लेना चाहिए वो नहीं पता चल रहा है, फिगर आउट हो पा रहा है मेंस के सवालों में खास करके, तो ऐसे सवालों को आप ड्रॉप कर देंगे। या जो लग रहा है कि आसान तो है लेकिन बहुत कैलकुलेटिव है, रूट अंडर है, पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7 ये भी नहीं दिया है, 3.14 लें या 22.7 लें ये भी नहीं दिया है, 1.66 10⁻⁻24, और भी 2-3 वैल्यूज जो है डेसिमल में है और ऑप्शंस भी डेसिमल में और बहुत क्लोज क्लोज है ना। तो ऐसे सवालों को, ऐसे कैलकुलेटिव सवाल को आप बाद के लिए रख सकते हैं। जो सवाल बिल्कुल क्लिक ना करे उसको तो आप बाद के लिए रखेंगे ही। जो सवाल आपको आसान लग रहा था लेकिन कैलकुलेशन दिख रहा है कि बहुत हैवी लोडेड होने वाला है, तो ऐसे सवाल को आप बाद में अटेम्प्ट करने का रख सकते हैं ना। तो इस तरीके से सवाल को ड्रॉप करना भी ज़रूरी होता है ना। अब एक ऐसा सवाल है जो कि आसान तो है लेकिन कैलकुलेशन हैवी लोडेड है, उसमें आप उसके कैलकुलेशन में उलझ गए, 6 से 7 मिनट आपका टाइम वो खा गया, और ऐसे में जो आसान सवाल आने वाला था आगे के पोर्शन में वहाँ पे आप पहुँच ही नहीं पाए, है ना। तो ऐसा ना हो इसीलिए राउंड्स में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को, और इसका आदत लगेगा पेपर देने से, मॉक देने से, ठीक है। तो मॉक देने से बहुत सारा फ़ायदा। पहला तो आपको अपना गलती पता चलेगा, है ना। पेपर जो आप एनालाइज करते हैं, पेपर एनालाइज करने पे आपको पता चलेगा आपका गलती क्या है, जिसको आप एनालिसिस कॉपी में मार्क करे रहेंगे उसको आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिविजिट कर रहे होंगे, गलती पता होगा तो पेपर में वो गलती कम होगा। उसके अलावा पेपर देने से पता चलेगा कि पेपर देते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको टफ सवाल ड्रॉप करना है, आपके लिए क्या टफ है, कैलकुलेशन वाले सवाल टफ हैं या कैसा सवाल टफ है, किस सवाल को ड्रॉप करना चाहिए उसका भी पता चलेगा। उसके अलावा पेपर में जो है आप सब चैप्टर को एक प्रकार से रिवाइज कर रहे होते हैं, सारे चैप्टर का सवाल आपको रिकॉल करना पड़ता है ना। तो एक तरीके से पेपर आपको सब टाइप का सारा चैप्टर एक प्रकार से रिवाइज करा देता है। 3 घंटे में आप पेपर के अलावा अगर रिवीजन करते हैं तो 3 घंटे में कितना चैप्टर एक साथ रिवाइज कर पाओगे, सारा तो नहीं कर पाओगे। तो पेपर में सब तरीके का जो है चैप्टर आपको एक प्रकार से रिवाइज हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सबका। और फिर उसका जब आप एनालिसिस करने के बाद उसका टारगेटेड रिवीजन करते हैं तो 3 से 6 घंटे में लगभग लगभग पूरा सिलेबस का वीक एरियाज आप कवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी पेपर आपका हेल्प करता है। और फाइनली आपको देना तो पेपर ही है ना। तो पेपर अटेम्प्टिंग अपने को करना ही करना है ना। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सीरियस होकर पेपर का अटेम्प्टिंग करना है। एक और बात है कि अपना जो स्लीप साइकिल है उसको भी सही रखना है। जैसे कि कुछ बच्चों का रहता है कि सर लेट नाइट हमको जाग के पढ़ने का आदत है, सडनली कैसे बदले। तो एक बात को समझो, जो 2 साल तुम प्रिपेयर किए हो उसका आउटपुट 3 घंटे के पेपर में आपको परफॉर्म करके देना है। उस समय आपका दिमाग अपने पीक पे रहना जरूरी है ना। लेटस से लेट नाइट तक जागने का आदत है, आप पेपर से जस्ट एक वाले दिन आप ट्राई करेंगे सो जाने का, बॉडी क्लॉक एडजस्टेड ही नहीं है, सो ही नहीं पाएगा, दिमाग सो ही नहीं पाएगा। तो आप 3 से 4 घंटे सो के पेपर में पहुंचे हैं। एक बच्चे के साथ हुआ था बोर्ड एग्जाम में कि रात में सही से नींद नहीं आया क्योंकि आदत जो है सुधरा हुआ नहीं था, पेपर में जाके उल्टी हो गया, है ना। पेपर में जाके तबीयत खराब हो गया। अब उस स्टेट में आपका दिमाग चलेगा सही से? अगर आपको पेपर में जाके आपका तबीयत खराब हो गया है तो दिमाग सही से चलेगा नहीं, आप अपना ऑप्टिमल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप अपने साथ बहुत अनफेयर कर लेंगे अगर ऐसा कुछ करेंगे तो। इसलिए स्लीप साइकिल सुधारना जरूरी होता है। कोई सोचेगा सर लास्ट 7 दिन में कर ले, नहीं हो पाता है इतना जल्दी स्लीप साइकिल एडजस्ट नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि अपना सोने उठने का टाइम ठीक करें, 7 घंटे कंटिन्यूटी में सोएं, उसके लिए 11 बजे सोएं, 6 बजे तक उठ गए, और 9 से 12 में अपना एक पेपर दे लें, है ना। उसके बाद फिर 2 से लेके 5 में भी आप उसका एनालिसिस कर लें, टारगेटेड रिवीजन कर लें। फिर 6 से लेके 9 में आप जो है कुछ सवाल और अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। या टारगेटेड रिवीजन वाले चैप्टर का जो है जहाँ वीक पढ़ रहे हैं आप उस सब के क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से देख सकते हैं, टारगेटेड रिवीजन मार्क्स सवाल उसका जो आप देखें उस सब को
जो है रिविजिट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर 9 से 10 के बाद फिर 10 से लेके 11, 9 से 10 का एक ब्रेक और 10 से लेके 11 फिर से आप कुछ माइल्ड रिवीजन करके अगले दिन का प्लान करके कि क्या क्या करना है फिर सो जाएंगे, ठीक है। तो स्लीप साइकिल सही रखना, इस सब बातों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बातें बताएं सेशन में, इस सब को फॉलो करने का ट्राई करना है, अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई करना है। जीवन का ये बहुत क्रुशियल टाइम चल रहा है, पेपर बहुत कुछ डिसाइड करेगा, है ना। हो सकता है आप 100% एफिशिएंसी से कर पाएँ, हो सकता है कि 60-70% एफिशिएंसी जाए, लेकिन ट्राई करोगे तो कुछ तो बेटर होगा ही, ठीक है। बात आ रही समझ में? अब पेपर का इंपॉर्टेंस, सोने उठने का इंपॉर्टेंस, इस सब पे ध्यान देना है। तो जो बातें इस सेशन में बताएं उस सब को फॉलो करने का कोशिश करना है। इसके अलावा किसी भी तरीके का कंसर्न है जो आपको लगता है इस सेशन में एड्रेस नहीं हुआ है और आपको उस पे मेरे हेल्प का ज़रूरत है, तो आप वो सारी बातें एक फीडबैक फॉर्म, एक कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अपना कंसर्न मेंशन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको नेक्स्ट सेशन में हम पुट करने का कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में जो मेजरली हम लोग बातें देखें कि स्लीप साइकिल अपना सही करना है सो दैट कि आप पेपर का जो स्लॉट है उसमें आपका दिमाग सबसे एक्टिव स्टेट में हो। स्टडी स्लॉट आपका पेपर के हिसाब से रहे, 9 से 12, 2 से 5, 9 से 12 पेपर दे लिए आप। उसके अलावा पेपर एनालिसिस, टारगेटेड रिवीजन, जहाँ जहाँ गलती हुआ है उस सब को आप रिवाइज करेंगे, एनालाइज करके एनालिसिस कॉपी में मेंशन करेंगे। उसके अलावा जो है 6 से 9 में टारगेटेड रिवीजन को एक्सटेंड करके यहाँ भी ले जा सकते हैं, थोड़ा डेप्थ में और सारे सवाल उसी चैप्टर के कर सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग रिवीजन ये सब, है ना। ऐसे ही 10 से लेकर 11 का भी एक स्लॉट है। उसके अलावा पेपर एनालिसिस जो आप कर रहे हैं उसका रिविजिट करना है। उसके अलावा पेपर जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्टिंग में ध्यान देना है कि आपको मल्टीपल राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो मेजरली इस सब बातों को हम लोग सेशन में कवर किए। बाकी टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।